जिस साल फ़्रांस के अंदर इनकलाब आया 1789 के अंदर, वो एक इनकलाबी तब्दीली का पूरे यूरोप में बाइस बना। और इसका असर सिर्फ फ़्रांस में नहीं बल्कि फ़्रांस के इर्द गिर्द जो बाकी दीगर यूरोपीय ममालिक थे उसके ऊपर भी काफ़ी चेंजेस जो है देखने को मिली। 18वीं सदी ईस्वी के अंदर जो यूरोप का बर आज़म था उसके ऊपर तकरीबन हर जगह एब्सोल्यूट मोनार्की चला करती थी, जिसके ऊपर कोई बादशाह या रानी होती थी जो अपनी पोजीशन पे नस्ली एतबार से पहुंचती थी। और आमतौर पे ये जो ताज है ये सबसे बड़े बेटे या सबसे बड़ी बेटी का जो है कि सर पे जीनत बनता था। और ये जो बादशाह थे जो मरूसी सियासत और रियासत के जो है ताजदार थे, ये समझते थे कि हमें ये हक़ जो है खुदा की तरफ से दिया गया है, क्योंकि इस सदी के अंदर जो मज़हब का उनसर है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहा करता था। और इसी सदी ईस्वी के अंदर जो तख्त के ऊपर आके बैठ जाता था उसकी जो ताकत है उसके अंदर 12 पूरे यूरोप में इजाफा देखने को मिला था, फ्रांस के अलावा भी, क्योंकि इन बादशाहों ने और इन रानियों ने जो है जो वडेरे थे, जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, उनकी भी कमर तोड़ी थी और पावर को सेंट्रलाइज्ड कर लिया था कि वो हर चीज़ के ऊपर जो है कादिर बनने की कोशिश किया करते थे। और सबका आंसर चूँकि पहले बताया गया जैसे इम्पोर्टेंट था इन लोगों के लिए, तो इसके अंदर उनको मजहबी तबके की जो उस वक्त एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन था यूरोप का, उनकी भी हिमायत अच्छी खासी हासिल थी। इस साम्राज्य के अंदर जो समाज रह रहा था, जो बस रहा था, उनको एक बात पता थी कि मेहनत करने से या हुनर की बेसिस पे आपकी जो सोसाइटी माशरे के अंदर जो इज़्ज़त है उसका तयन नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी ताकत या आपकी चापलूसियों के एवज आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा और आप नवाजे जाओगे। और इस घमंड का जो उनके जहनों में हुआ करता था, जो ताजदार थे इन रियासतों के, उसका अंदाज़ा आप द सन किंग शमसी बादशाह या फिर लुई द 15 के जो परदादा थे उनके इस जुमले से लगा सकते हैं कि वो कहते थे कि आई एम द स्टेट, मैं रियासत हूँ। और इन बादशाहों के नीचे जो साम्राज्य और समाज के अंदर जो लोग बस रहे थे वो डिफरेंट तबकों, क्लासेस या स्टेट्स के अंदर जो है डिवाइडेड थे। जो पहली ऑर्गेनाइजेशन या जो पहली स्टेट थी वो थी क्लर्जी यानी पादरी। वो अपने मजहबी रेफरेंस की वजह से और ख़ुदा से करीब होने के नाते जो उनका दावा था, तकरीबन 1% ऑफ द सोसाइटी के अराउंड थे वो लोग। और जो सेकंड स्टेट थी वो थी एरिस्टोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी की, जैसे आज आप मिसाल ले लें सिविल सर्वेंट्स वगैरह। ये तकरीबन 1 से 2% आबादी थी इनकी फ़्रांस के अंदर, और डिफरेंट इनके जो है काम वगैरह होते थे। इसके अंदर वो लोग भी शामिल थे जो अमीर घरानों से थे, जो ज़मींदार थे और उनकी अच्छी खासी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी। जो बेचारे हम जैसे उस वक्त गरीब लोग थे जिनको हम द थर्ड स्टेट कहते हैं, वो तकरीबन 97% आबादी थी कुल फ्रांस की। और इसके अंदर 85% जो आबादी थी वो जो है ज़मीनों पे बेचारे काम करने वाले पेजेंट्स थे या हल चलाने वाले लोग थे। और इस 97% में से सिर्फ 40% ऐसी आबादी थी जिनके पास कुछ ना कुछ अपने नाम पे ज़मीन थी। नहीं तो वो क्या करते थे, जैसे मज़ारे का कॉन्सेप्ट आज भी पाकिस्तान में है, लैंडलॉर्ड्स वगैरह से वो रेंट पे ले लिया करते थे और उनको जो है कुछ ना कुछ पेमेंट दिया करते थे। तो ये जो पुरानी रजीम है जिसको हम एंशियन रजीम भी कहते हैं, इसकी जो मईशत या इकोनॉमी की थी उसकी अगर हम बात करें तो वो आमतौर पे ज़रूरी थी और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। और ये जो फसलें वगैरह उगाते थे ये आम सब्सटेनेंस के लिए चीज़ें उगाई जाती थी जैसे गंदम और अनाज वगैरह। और बेचारे इतना वो प्रोड्यूस नहीं करते थे अपनी ज़मीनों से जितना उनको अपने इलाकों के जो बड़े थे उनको पैसा देना पड़ जाता था। और जो 1% आबादी थी जिसको हम क्लर्जी या पादरी कहते हैं, वो हर चीज़ के अंदर इतना घुसे हुए थे कि पूरी ज़िंदगी के अंदर डेली लाइफ में जो भी होता था उसके अंदर रिलीजन का जो फैक्टर है वो फ्रेंच लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो चर्च एक सियासी तौर पे भी मजबूत इदारा था और बादशाह भी इनको खूब इस्तेमाल करते थे अपनी अयाशियों को जस्टिफाई करने के लिए। इनफैक्ट 10% जो पूरे मुल्क का लैंड था फ्रांस के उस वक्त वो क्लर्जी के ही पास था और चर्च उसको ओन करता था और कुछ ना कुछ वो खराज दिया करते थे अपनी बादशाही हुकूमतों को। ज़ाहिर है जब इस निज़ाम को जो है इस्तेहसाल को रोकना है उसके लिए आपको
जो है शऊर की ज़रूरत है। शऊर के ऊपर मबनी एक पीरियड यूरोप के अंदर देखने को मिला जिसे हम दी इनलाइटनमेंट के नाम से आज याद करते हैं। इस दौर के जो मुफक्किरीन थे, जो साइंसदान थे और जो समाजी हस्तियां थी, उन्होंने ये कहा कि इल्म सिर्फ एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हासिल हो सकता है, और तमाम इंसान चाहे वो जिस भी समाज से, जिस भी क्लास से या स्टेट से ताल्लुक़ रखते हों, जो बाय द वे 3 है, तो उनको ये हक़ हासिल है कि वो तनकीद करें और एक नाकिद की हैसियत से समाज को और उसके सिस्टम को और बादशाहों को और उनकी रियासतों को इवेल्युएट कर सकें, और इसके लिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये आइडियाज़ कोई नए आइडियाज़ नहीं थे, बल्कि वही आइडियाज़ थे जो कोपरनिकस के जो मुशाहिदात थे और जो गैलीलियो गैलीली की फाइंडिंग्स थी, ये सारी उस चीज़ की कंटिन्यूएशन थी। कोपरनिकस ने क्या कहा था कि ये समझा जाता था कि हम इतने अहम हैं, हमारी जो प्लानिटरी पोजीशन है दुनिया की वो इतनी अहम और इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया, सूरज, चाँद, सितारे वो हमारे गिर्द जो है तवाफ़ करते हैं। उसके लिए उस बेचारे को मरना भी पड़ा। ये हालांकि बाद में ये चीज़ साबित हुई, और इस चीज़ को साबित करने के लिए जो आज हम यकीन करते हैं जिस थियरी के ऊपर कि हम इतने अहम नहीं हैं, बल्कि हम सूरज के गिर्द एक हिसार में जो है तैर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कंफर्म किया था गैलीलियो गैलीली ने, जिसको हम लीनिंग टावर ऑफ पीसा और इन जो दीगर डिस्कवरीज़ वगैरह और एक्सपेरिमेंट्स हैं इसकी वजह से जानते हैं। ये अलग बात है कि गैलीलियो को जो है ये अंदाज़ा हो गया था कि इस जाहिल समाज के अंदर हक बात करना मरने के मुतरादिफ है, तो वो बाद में मुकर गया कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा और मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ ताकि वो बच जाए। तरह सर आइजैक न्यूटन ने 1684 में जो किताब लिखी प्रिंसिपिया, उसके अंदर उन्होंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया, एक ग्रेविटी और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की। तो उसने पूरी यूनिवर्स को जो है एक, क्या कह सकते हैं हम, एक सिस्टम या मशीन के मुतरादिफ करार दिया कि यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग लॉज वगैरह हैं जो कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती, कोई सेलेस्टियल बॉडी तोड़ नहीं सकती। फिर इसी तरह क्या हुआ कि हम जैसे कुछ अर्थ साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फ्रांस के अंदर ऐसे फॉसिल्स दरियाफ़्त किए जो ओल्ड टेस्टामेंट, अहद कदीम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आने वाली तमाम किताबों को हम अहद कदीम कहते हैं। और बेसिकली इसके मुताबिक जो टाइम स्कीम है ईसाइयों के जहन में वो ये है, यह थी कि दुनिया की जो तारीख़ है वो सिर्फ 6000 साल है और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। ये परहैप्स फॉसिल की डिस्कवरी कोपरनिकस की डिस्कवरी से भी जो है ज़्यादा बड़ा एक गोला था रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और क्रिश्चियंस के ऊपर। तो तमाम इन कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स वगैरह से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम साम्राज्य को और समाज को समझने के लिए साइंस और साइंसी रेवोल्यूशन जो शुरू हो चुकी थी उसको हमें देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड। इसके अंदर पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स वगैरह और फ़िलासफ़र्स की भी बहुत कंट्रीब्यूशन थी। तो इसी तरह रूसो ने भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स वगैरह दी कि उसने कहा कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ शैकल्ड। इंसान हर जगह जो है आज़ाद पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वो पाबंदे सलासिल है। और ये कि जो सोसाइटी है वो इंसान से उसकी नेचुरल फ्रीडम और इक्वालिटी जो है वो छीन लेती है। और इसकी इवन कुछ किताबें वगैरह जैसे सोशल कॉन्टैक्ट जो 1762 में लिखी गई वो बैन कर दी गई थी फ्रांस के अंदर, क्योंकि इस सोच की वजह से, इस सोच के ज़ाविये की वजह से जो रॉयल फैमिलीज़ और मोनार्कीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही थी। अब कुछ तो लोग ऐसे थे, कुछ ऐसी रॉयल फैमिलीज़ और मोनार्कीज़ और रियासतें थी जिन्होंने इनकी कमर तोड़ने की कोशिश की। इनलाइटनमेंट के जो थिंकर्स थे, जियोलॉजिस्ट वगैरह थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और मुफक्किरीन थे, लेकिन कुछ लोग इसके साथ एडजस्ट हो गए और इससे सीख कर बेहतरी लाने की कोशिश की। लोग शामिल हैं उसके अंदर फ्रेडरिक द ग्रेट जो प्रशिया से ताल्लुक़ रखते थे, कैथरीन द ग्रेट रशिया के अंदर और मारिया टेरेसा ऑस्ट्रिया के अंदर। इन लोगों ने चेंजेस करने की कोशिश की ताकि लोगों को कुछ ना कुछ पैसिफाई किया जाए। इसी पीरियड की जो फाइंडिंग्स वगैरह थी, यानी एज ऑफ इनलाइटनमेंट की जो वैल्यूज़ थी जो सीखी समाज ने, उसी को एक नर्सरी के तौर पे जो है देखा गया। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो आज तक जो है प्रेवलेंट है समाज के अंदर, वो उभर के आई, जिसके अंदर लिबरलिज़म, सोशलिज़म, कम्युनिज़म वगैरह शामिल है। दूसरी चीज़ जो एक अहम थी इसमें से जो निकली है वो ये है कि सोचने की सलाहियत पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे, ऑब्जर्वेशन पे और एम्पेरिसिज्म के ऊपर जो जोर दिया गया है उससे आज की मॉडर्न सोशल साइंस की भी बुनियाद रखी गई है और
फ़िज़िकल साइंस की भी बुनियाद रखी गई है।